हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है एशियन इंडिया में कैसे होती थी, यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पॉलिटी के बारे में। तो देखा जाए 4th सेंचुरी बीसी से लेके 13th सेंचुरी एडी तक भारत पॉलिटिकल फॉर्च्यून के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। देखा जाए तो भारत ने दो मेजर डायनेस्टीज की वृद्धि होते हुए भी देखी है। पहली डायनेस्टी है मौर्यन डायनेस्टी 4th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी बीसी तक। दूसरा है गुप्तास डायनेस्टी 4th सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक। उसके साथ साथ और भी कई ऐसी डायनेस्टीज थी जैसे बैक्ट्रियन, ग्रीक्स, पल्लवास, साकास, कुशानास। देखा जाए तो लेकिन पॉलिटिकली एंड कल्चरल यूनिफिकेशन जो है वो सिर्फ मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड में ही देखी गई है। लेकिन ये पॉलिटिकल यूनिटी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं हो पाई, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जो छोटे मोटे पावर्स थे, जो छोटे मोटे राज्य थे, वो एक दूसरे से लड़ाई में इतने लिप्त हो चुके थे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है वो एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गया था। जब भारत पॉलिटिकली पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तब इन्वेडर्स जो इस्लाम धर्म को बिलोंग करते थे, उन्होंने इस भारत पे अपने पैर जमाए और 5 सेंचुरीज तक इस भारत पे राज किया। देखा जाए तो स्टेट की फॉर्मेशन जो है वो 500 बीसी में ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फुल फ्लेज स्टेट सिस्टम जो है वो मॉडर्न एज में हुआ था, उसके एसेंशियल फैक्टर्स के साथ, जैसे टेरिटरी, पॉपुलेशन, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 4 फैक्टर्स थे वो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे मॉडर्न एज के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्टेट के 7 अंग होते थे, यानी कि सप्तंग, और ये 7 अंग अपना अपना कार्य करते थे। तो पहला अंग था राजा, यानी कि स्वामी। दूसरा था मिनिस्टर्स, यानी कि अमात्य। तीसरा था जनपदा, यानी कि कंट्री या टेरिटरी। चौथा था फोर्ट, यानी कि दुर्गा। और 5वां था आर्मी, यानी कि बाला। छठा था ट्रेजरी, यानी कि कोष। और 7वां था एलाई, यानी कि मित्र। और ये 7 अंग जो थे वो स्टेट के बॉडी पॉलिटिक्स के अंग थे। कौटिल्य के अनुसार जनपदा जो है वो 2 चीजों को डिनोट करता था। पहला है पॉपुलेशन और दूसरा है टेरिटरी। और राजा जो है वो एकता का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। एलाई जो है वो डिनोट होते थे एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। आर्मी, ट्रेजर एंड फोर्ट जो है वो चौथे एलिमेंट हुआ करते थे स्टेट के। तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है स्टेट की, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी कि जो उसके एलिमेंट्स थे स्टेट के वो अच्छे से ऑपरेट होते थे ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं होते थे, जबकि जो आइडिया है डॉक्ट्राइन ऑफ सप्तंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ सप्तंग का जो आइडिया है वो ये कहता है कि अगर स्टेट बिना किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के होती है या बिना किसी नियम कानून के होती है तो उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में वो एक हिंडर क्रिएट कर सकता है। कौटिल्य के अनुसार राजा जो है वो सॉवरेन पावर हुआ करता था, यानी कि वो 7 कंपोनेंट्स में से सबसे ऊपर उसको रखता था। अगर राजा को कुछ भी होता था तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेट के लिए सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून होता था। और जो भी एक्टिविटी स्टेट से जुड़ी होती थी या जो भी एक्टिविटी स्टेट्स में होती थी वो राजा से जुड़ी होती थी। तो कौटिल्य के अनुसार राजा ही एक तरीके का आत्मा हुआ करता था बॉडी पॉलिटिक्स का। तो यहां से जो आइडिया है कल्मिनेट हुआ जब कौटिल्य ने यह डिक्लेयर किया कि राजा ही स्टेट है। देखा जाए तो मॉडर्न पॉलिटी में राजा को बहुत ही पावरफुल माना गया है, लेकिन अर्थशास्त्र में राजा को एक स्टेट का सेवक माना गया है। अर्थशास्त्र ने राजा को लेजिस्लेटिव पावर भी ग्रांट करी है, जैसे हुक्मनामा देना या फिर अध्यादेश देना, डिक्री देना, एडिक्ट्स देना, जो पहले कभी भी राजा को नहीं दी गई थी। सेक्रेड लॉ यानी कि धर्म, चरिता यानी कि हिस्ट्री, एविडेंस यानी कि व्यवहार, और एडिक्ट्स ऑफ किंग जिसका मतलब है राजशासना। ये जो 4 एलिमेंट्स है वो लॉ के 4 पहिए माने गए थे। ऑल्दो राजशासना को इन 4 पहियों में से सबसे ऊपर माना गया है। जबकि राजा जो है वो रॉयल एडिक्ट्स दे सकता था, लेकिन उसको हमेशा से धर्म को ध्यान में रखते हुए देना होता था, उसको वो वायलेट नहीं कर सकता था। मॉडर्न पीरियड में स्टेट के पास एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था जो कैपेबल था एम्पायर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेलिंग में बताया गया है कि कितने डिपार्टमेंट्स थे, क्या उनके राइट्स थे, क्या उनकी ड्यूटीज हुआ करती थी, और कैसे ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट होते थे, उनके प्रमोशंस कैसे होते थे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार
18 तीर्थास होते थे, यानी कि 18 डिपार्टमेंट्स होते थे एंड 27 सुपरिटेंडेंट्स होते थे, यानी कि अध्यक्षास। और उनके जो फंक्शंस होते थे वो रिलेटेड होते थे इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री फंक्शन से रिलेटेड होते थे। और जो चीफ डिपार्टमेंट्स जिनके फंक्शंस जो थे वो इकोनॉमिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करने से रिलेटेड होते थे, जैसे कि कॉमर्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वीविंग, एग्रीकल्चरल, ओशन, माइंस, वेस्टलैंड, सॉल्ट, टॉल एंड एक्साइज से रिलेटेड होते थे। और जो दूसरे चीफ डिपार्टमेंट्स होते थे उनका जो फंक्शन होता था वो रिलेटेड होता था मिलिट्री फंक्शन से, जैसे कि आर्मरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड इन्फेंट्री। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो इक्वली कंसर्न दिखाते थे सोसाइटी के हेल्थ की तरफ भी, यानी कि वो जिस तरीके से सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट करते थे, और सुपरिटेंडेंट का काम होता था प्रोस्टिट्यूट्स को कंट्रोल करना, लिक्वर शॉप्स को कंट्रोल करना, या फिर गैम्बलिंग होती थी उनको कंट्रोल करना। तो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था पुलिस, और उसके दो फंक्शंस होते थे। पहला है क्राइम को रोकना और दूसरा है क्रिमिनल्स को लॉ ऑफ जस्टिस पे लाना। तो जो पहला फंक्शन होता है वो पुलिस ये करती है कि जो भी सस्पिशियस कैरेक्टर्स होते थे उन पे वो नजर रखती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार अगर क्राइम को कम करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रिंजेंट कर्फ्यू लगाया जाए, यानी कि 2.5 घंटे के लिए स्ट्रिंजेंट कर्फ्यू लगाया जाए सनसेट के बाद और डॉन से पहले। मौर्यन स्टेट में एक ऑर्गेनाइज एस्पाइनेज सिस्टम भी हुआ करता था, यानी कि जो स्पाइज होते थे वो पुलिस की मदद करते थे क्रिमिनल्स को पकड़वाने में और क्राइम को डिटेक्ट करवाने में। वो एक तरीके के आंख और कान बन गए थे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के। अर्थशास्त्र के अनुसार हर एक डिपार्टमेंट का एक टेम्परेरी हेड होना चाहिए, और इसके पीछे का रीजन ये है कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन से बचा जा सके और कोई भी एक भी ऑफिसर जो है वो पावरफुल ना बन सके। और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुआ करते थे उनका ट्रांसफर हुआ करता था एक काम से दूसरे काम में, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स गार्ड्स करते थे किसी भी पैलेस को या फोर्ट्स को, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ करता था। अर्थशास्त्र में डिग्निटरीज एंड ऑफिसर्स के पेस के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में बताया गया है। कौटिल्य ने हमेशा से ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स के कंफर्ट्स को ध्यान में रखा है, और ये एविडेंट होता है अर्थशास्त्र में कि उसने जिस तरह से राजा को ये एडवाइस किया है कि जहां पे भी फोर्ट्स और उसके कंट्री पार्ट्स की रिक्वायरमेंट की बात आती है तो राजा को टोटल रेवेन्यू में से 1/4 रेवेन्यू जो है अपने सर्वेंट्स के मेंटेनेंस में लगाने चाहिए। तो जितने भी हाईएस्ट फंक्शनरीज होते थे, जैसे प्रीस्ट जिसे कहते थे पुरोहित, जैसे सैक्रिफिशियल प्रीस्ट जिसे कहते थे ऋत्विग, मदर ऑफ द किंग, प्रिंस, क्वीन, कमांडर ऑफ द आर्मी, इन सबको 48,000 पनाज मिलते थे पर मंथ। और इसी के विपरीत जो लोएस्ट ऑफिशियल्स होते थे, जैसे कि बॉडीगार्ड्स हो गए, अटेंडेंट्स हो गए, पैलेस वर्कर्स हो गए, उनको सिर्फ 60 पनाज मिलते थे, और लेबरर्स को 1.25 पनाज मिलते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त जो था वो 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 वॉर एलिफेंट्स जो था वो पोजेस करता था। उसके अलावा चैरियट्स, इन्फेंट्री, ट्रांसपोर्ट्स एंड फ्लीट भी पोजेस करता था। और नेवी एंड ट्रांसपोर्ट जो था वो मॉडर्न इनोवेशंस थी। सोल्जर्स के ट्रेनिंग एंड ड्रिलिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो अर्थशास्त्र में बहुत ही डिटेलिंग में बताए गए हैं, और किस तरह से आर्मी अगर कोई भी वुंडेड होती थी या फिर आर्मी बीमार होती थी तो किस तरह से स्पेशल अटेंशन दिया जाता था उनको, कि उनके लिए सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस भी प्रोवाइड करे जाते थे। जब कभी भी आर्मी के अंदर ही रिवोल्ट होता था तो जनरली ये ड्यूटी हुआ करती थी पुलिस की, और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एस्पाइनेज सिस्टम के सपोर्ट के द्वारा इस रिवोल्ट को दबा देता था। तो देखा जाए तो मौर्यस ने पुलिस सिस्टम, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्पाइनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप किया था। और अगर स्टेट में कहीं पे भी लोकल क्राइम होता था तो वो लोकल ऑफिसर्स उसको हैंडल करते थे, और उन ऑफिसर्स के साथ पूरा एक स्टाफ होता था पुलिस का, और सारे सिटी एंड विलेजेस में एक वॉचमैन, एक गार्ड की तरह हुआ करता था। और सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स जो थे एस्टैब्लिश करे गए थे विलेजेस एंड सिटीज में। अर्थशास्त्र ने पूरा एक सेक्शन जो है वो डिवोट कर रखा है कंटका शोधाना पे, यानी कि क्रिमिनल कोड्स पे। और ये क्रिमिनल कोड सिविल कोड से अलग हुआ करते थे, और इन कोड्स को हाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चलाते थे। अगर कोई भी ट्रेडर फॉल्स वेट्स यूज करता है या फिर एडल्ट्रेटेड गुड्स बेचता है, या फिर कोई भी गुड्स हाई प्राइसेस पे बेचता था, या फिर कोई भी लेबर जो है फैक्ट्री में अगर उसको फेयर वेजेस नहीं मिलते थे या फिर वो सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं करता था, तो ऐसे मैटर्स में कोर्ट जो है वो इंटरवीन करता था। इवन कि कोर्ट्स जो थे वो ब्यूरोक्रेसी के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते थे
और जो भी ऑफिसर्स मिसकंडक्ट के लिए चार्ज थे या फिर जो भी पर्सन एक्यूज था थेफ्ट के लिए, डिकॉइटी के लिए या फिर सेक्स ऑफेंडर्स जो हुआ करते थे, वो सारे मैटर्स जो थे ये कोर्ट सॉल्व करता था। तो देखा जाए तो एक इलेबोरेट इंटेलिजेंस सिस्टम जो था कौटिल्य ने बनाया था और उसका मेन मकसद था ये कि जो भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती थी लोगों के बीच में या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी लोगों के बीच में, उस पर वो नजर रख सके। और ऐसे केस में स्पाइस जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो ऑफिसर्स क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते थे वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते थे। ऑफिसर्स जैसे प्रदेष्टा है वो पुलिस और रेवेन्यू फंक्शंस परफॉर्म करते थे। ऑफिसर्स जैसे गोपा, स्थानिका, समहर्ता वो फिस्कल, पुलिस एंड मजिस्ट्रियल फंक्शन परफॉर्म करते थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में बताया है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा जो था वो एडमिनिस्टर्ड होता था एक कमेटी से जिसके 30 मेंबर्स होते थे और ये जो कमेटी होती थी उसकी वो डिवाइडेड थी 6 कमिटीज में और हर एक कमेटी में कम से कम 5 मेंबर्स होते थे। और पहली कमेटी का फंक्शन होता था कि वो हर एक एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे जो इंडस्ट्रियल आर्ट से जुड़ी हुई है। और दूसरी कमेटी जो है उसका काम होता था फॉरेनर्स को एंटरटेन करना, यानी कि उनके बारे में जानना कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या थे, कौन उनको एस्कॉर्ट कर रहा है जब वो कंट्री छोड़ते हैं, या फिर वो कहीं किसी एक्सीडेंट में मर तो नहीं गए हैं, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी रिलेटिव्स को देके तो नहीं चले गए हैं, या तो वो मर गए हैं तो उनको बरी करा जाए। और तीसरी बॉडी का काम है कि ये इंक्वायर करना कि कितनों की विलेजेस में डेथ हुई है, कितनों के बर्थ हुए हैं, ताकि कोई भी टैक्सेशन ना लगे, ताकि कोई भी टैक्स ना लगे उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड पे। और फोर्थ कमेटी का फंक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड था। उनके मेंबर्स का मेन फंक्शन ये है कि वेट्स चेक करना, मेजर्स चेक करना और ये देखना कि जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं जो मार्केट में रखे गए हैं वो बेचे गए हैं पब्लिक को सही तरीके से या नहीं। और फिफ्थ कमेटी का काम होता था मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को देखना कि वो मार्केट में अगर नए हैं तो वो पुराने मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल से अलग बिकने चाहिए, और अगर उनको मिक्सिंग करी गई है तो फिर जिन लोगों ने मिक्सिंग करी है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और लास्ट कमेटी का काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। तो जो भी टैक्स लगता था फूड पे, आर्टिकल्स पे, उस पे टैक्स कलेक्ट करना वो लास्ट कमेटी का काम होता था। मॉडर्न पीरियड में फायर सर्विसेज भी होती थी और रात को सिटी पुलिस जो थी स्ट्रीट्स को पेट्रोल करती थी। इवन की कर्फ्यू भी लगाया जाता था, डिक्लेयर किया जाता था। अगर कोई भी स्ट्रेंजर्स जो होते थे अगर स्ट्रीट्स में लोगों को तंग करते थे उनको अरेस्ट किया जाता था। लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान रिलैक्सेशंस भी दी जाती थी स्टेट की तरफ से। देखा जाए तो अर्थशास्त्र ने जो लोकल एलिमेंट्स होते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिवाय एक एलिमेंट के जिसे कहा जाता था नागरिका, जिसका मतलब है गवर्नर ऑफ द सिटी। उसकी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि ये सुपरवाइज करना कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और सुपरवाइज करना कि कैसे सैनिटेशन अरेंजमेंट्स हुई हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार ये नागरिका का काम होता था कि वो डेली इंस्पेक्शंस पे जाए और वाटर रिजर्वियर्स देखे, रोड्स देखे और कहीं हिडन पैसेज तो नहीं है सिटी से बाहर जाने का, और सारी डिफेंसिव वर्क्स देखे। वो नागरिका का ही काम है कि अगर कोई भी फायर आउटब्रेक होता है तो उसको ये इंश्योर करना, अपने लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना। नागरिका को असिस्ट करते थे पुलिस, सीक्रेट एजेंट्स और मिलिटियाज, ताकि वो उसकी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज कर सके। नागरिका को एडमिनिस्ट्रेशन में 2 ऑफिशियल्स जो थे असिस्ट करते थे, एक थे स्थानिका और दूसरा था गोपा। तो गोपा का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन काम होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था या फिर सुपरवाइज करना, हर एक हाउस होल्ड को सुपरवाइज करना होता था कि कहाँ पे बर्थ हुई है, कहाँ पे डेथ्स हुई है, कौन विजिटर्स आए हैं, किस किस घर में आए हैं, क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं हाउस होल्ड में। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो परमानेंट रिकॉर्ड करता था टाउन ऑफिस में। और स्थानिका का काम होता था अकाउंट्स को देखना। अगर इन सारी चीजों को ध्यान से देखा जाए तो ये कंक्लूजन निकलता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। जैसे ऑफिसर संभरता है, यानी कि कलेक्टर जनरल जो होता है उसको असिस्ट करता है प्रदेष्टा, जिसका मेन काम होता है रेवेन्यू असेसमेंट का। और स्थानिका और गोपा जो है वो लोकल ऑफिशियल्स होते थे जिनका मेन काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना या फिर सेंसस कैरी आउट करना और लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना, वो भी लोकल लेवल पे। और जो भी नए ऑफिसर्स अशोका अपॉइंट करता था उनका नाम होता था आत्मा हमतराज। तो देखा जाए तो मॉडर्न पीरियड से पहले
जो टैक्सेशन सिस्टम था इंडिया का वो इवॉल्व हुआ था, लेकिन जितना सिग्निफिकेंटली वो मॉडर्न पीरियड में इवॉल्व हुआ है वो उससे पहले नहीं था। कौटिल्य ही पहला एक ऐसा इंसान था जिसने पीस और वॉर इकोनॉमी के बीच में डिस्टिंक्शन करी थी। उसके अकॉर्डिंग जो सक्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिपेंड करता था ट्रेजरी पे। उसने सारे रूरल और अर्बन एरियाज के पीजेंट्स, आर्टिसंस और ट्रेडर्स को एक ही टैक्स नेट के नीचे ले आया था। संनिधाता यानी कि कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरी और संहर्ता यानी कि जनरल कलेक्टर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। कौटिल्य जो था वो हमेशा से ही टैक्सेशन सिस्टम को एडवोकेट करता था। तो जो भी ट्रेडर्स थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो सिर्फ उनके नेट प्रॉफिट पे लगता था, ना कि उनकी ग्रॉस इनकम पे लगता था। और सिर्फ एक ही बार आर्टिकल्स पे टैक्स लगता था, लेकिन उसके बावजूद स्टेट की इनकम जो है वो फोर्स के मेंटेनेंस कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाती थी। तो देखा जाए तो स्टेट की पार्टिसिपेशन जो है वो हर एक चीज में होती थी, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, हर एक इकोनॉमिक मैटर्स में होती थी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइंस, वीवर शॉप्स खोलना या फिर लीकवर शॉप्स खोलना। मॉडर्न स्टेट का एम्फेसिस सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करने में नहीं होता था, उस फाइनेंस को मैनेज करने में भी बहुत होता था। इसलिए कौटिल्य हमेशा से ही राजा को ये एडवाइस करता था कि वो अपने ऑफिशियल्स को बहुत ही केयरफुली चूज करे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है मॉडर्न पॉलिटी का वो ये दर्शाता है कि मॉडर्न एम्पायर जो था वो पहला ऐसा एम्पायर था जिसने अटेम्प्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने में इतने बड़े एक्सटेंट में। तो कौटिल्य का जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, क्योंकि वो ये चीज रिकॉग्नाइज कर चुका था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को यूनिफॉर्मिटी में लाना जरूरी है, ताकि डिवाइडेड सॉवरेनिटी की वजह से कोई भी एम्बिग्विटी अराइज ना हो पाए। देखा जाए तो मॉडर्न पॉलिटी में विलेज इंस्टीट्यूशन को बहुत ही कम अटेंशन दी गई है। तो देखा जाए तो कौटिल्य जो है वो मोनार्किक कल्ट का एक तरीके का अपोस्टल है, जिसने राजा को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो की और भी सीरीज आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।